माय नेम इज सचिन नेगी एंड गाइस आज आपके लिए मैं आपका चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ, दैट इज क्लास 12 का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है वो लेके आया हूँ, राइट। इन दिस चैप्टर हम आपकी वही जो आपकी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वही कंटिन्यू करेंगे। तो जो आपका ये चैप्टर थर्ड है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यू नो कि व्हेन वी बिकेम अ नेशन इन 1947 वी हैड 3 challenges, right? First to unite our country, right? Second challenge was to establish a democracy in India, and third challenge was to ensure the economic development of all the citizens of India. So पहला चैप्टर तो इसी पे था कि हमने कंट्री को यूनाइट कैसे किया। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको हमने इंडिया में यूनाइट कैसे किया, सरदार पटेल का क्या रोल था। देन हमने स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर जो सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो आपके बेसिकली इस बार सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। बट एक्चुअली गाइज अगर आप लोग अपना सीबीएसई का सिलेबस देखोगे ना वेबसाइट में, तो आपको जो चैप्टर यूनिट है 5th 6th यूनिट है उसमें ना वो दे दिया है, उसकी सब यूनिट में दिया है वन पार्टी डोमिनेंस का। सो हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर 2 से भी। अब लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि ये तो सिलेबस से नहीं कटा, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो हमने ना आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस कि हमने किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जिससे कंट्री का वेलफेयर हो सके, वेलफेयर स्टेट हम बना पाए। वेलफेयर स्टेट में क्या था कि हम जो पुअर सेक्शन थे हमारी कंट्री उनको कैसे पॉवर्टी से एलिवेट कर पाए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। इस सीरीज में मैंने आपको बोला ही है कि हम सारे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इससे क्या होगा फायदा, आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट, है ना। मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, यहां से जब मैं आपको आइडियाज बताऊंगा रिवाइज करवाऊंगा तो आप लोग यू विल एबल टू राइट बेटर आंसर्स, ओके। सो इसमें कुछ एमसीक्यू है, कुछ आपके शॉर्ट आंसर्स है, कुछ आपके लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है। सो हम पहले लॉन्ग आंसर से शुरू करते हैं, देन शॉर्ट, देन एमसीक्यू, ओके। सो तो गाइज आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका गाइज पहला क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब एनी 3 आउटकम्स ऑफ अर्ली इनिशिएटिव फॉर प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। अब गाइज आपको पता है जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए कुछ प्लानिंग होना जरूरी है, राइट। कुछ प्लानिंग हो, थोड़ा आपको प्लानिंग से याद आया होगा कि कुछ 5 ईयर प्लान बने थे, प्लानिंग कमीशन बना था, 5 ईयर प्लान हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, के.एन. राज एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसमें काम किया था। देन सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, कौन थे उनके आर्किटेक्ट सेकंड 5 ईयर प्लान के, पीसी महलनोबिस, राइट, उन्होंने पीसी सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था। सो जो हमारे प्लान डेवलपमेंट के अर्ली इनिशिएटिव्स थे उसके आउटकम्स हमें क्या मिले, राइट। So after independence, India adopted economic planning for the development of the people of India. हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी ताकि हम लोगों का डेवलपमेंट कर सके, राइट। उसके लिए हमने क्या किया, सेटअप किया, सबसे पहले हमने किया था प्लानिंग कमीशन सेटअप। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया था, 1950 से। 1950 में अगर डेट आती है एग्जाम में कि प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, तो 1950 में। पहले तो प्लानिंग कमीशन था, आपको पता है रिसेंटली जब 2014 में प्लानिंग कमीशन की जगह नया जो कमीशन आया, व्हाट वाज इट्स नेम, नीति आयोग। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, राइट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बट पहले नीति आयोग नहीं था, नीति आयोग कब से है, 2014 से, राइट। सो हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, उसने 5 ईयर प्लान्स बनाता था। 5 ईयर प्लान्स में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था गाइस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था हमारा 1951 में। 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसने बेसिकली क्या किया था, उसमें ना कुछ की पॉइंट्स हमने वो करे थे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा एम्फेसिस कर रखेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी आया था 1951 में, उस टाइम भी गाइज हमारी जो कंट्री की ना 75% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी फॉर देयर इनकम। सो सबसे पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करना जरूरी था, राइट। सो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया, और मेन एम्फेसिस वाज ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। अब एग्रीकल्चर में अगर हमें इंप्रूवमेंट करना है तो ऑब्वियसली डैम्स होने चाहिए ना, राइट। कुछ अगर हमें प्रोड्यूस करना है, कुछ भी व्हीट हो, राइस हो, कुछ भी, उसके लिए डैम्स का पानी चाहिए होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होती है। कई बार क्या होता है कि गाइज मानसून नहीं आता टाइम पे, जब मानसून नहीं आता तो उस टाइम भी तो किसान प्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ फसल वगैरह, तो उस टाइम इरिगेशन की फैसिलिटी हो, ये गवर्नमेंट ने इंश्योर करना चाहा उस टाइम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू। सो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट डैम्स बनाए, इरिगेशन फैसिलिटीज काफी जगह इंडिया में कंट्री में आई जहां जहां फार्मर्स को उसकी नीड थी, राइट। अब जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे तो बहुत ज्यादा
एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान दिया, तो इससे एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट तो आई थोड़ी बहुत, ठीक है, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर था, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो वो उस पर थोड़ा हम इम्फेसिस करना रह गया। अब डिबेट ये हो गई थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू हमने एग्रीकल्चर पे तो ध्यान दिया, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम भूल गए शायद। सो सेकंड 5 ईयर प्लान जो पीसी मेहलानोबिस ने बनाया था, व्हाट वी डिड इन दैट, उन्होंने किस पे फोकस किया, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करा। अब हैवी इंडस्ट्रीज पे इसलिए फोकस करा कि उससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोल बर्न होता है तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, उस टाइम ऐसा सोचा जाता था, राइट। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द मेन एम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था, एग्रीकल्चर था, ओके। अब आउटकम क्या हुए प्लानिंग के, अब गाइस जो आउटकम थे प्लानिंग के, कि जो हमने इतने सारे 5 ईयर प्लान बनाए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, सेकंड 5 ईयर प्लान से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, इसके आउटकम क्या थे, तो वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। थ्रू प्लानिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ वर लेड। गाइस आपको पता है जब हम कुछ प्लान बनाते हैं ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के हिसाब से प्लान बनाते हैं, सो दैट वी विल गेट रिजल्ट्स इन फ्यूचर, राइट। तो ऐसे ही हमने इकोनॉमिक जो प्लान बनाए थे, उससे क्या हुआ, जो हमारी आज की, पता आपको करेंटली इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट ये आज की वजह से नहीं है, ये पुरानी इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से है कि जो आज हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। सो इस वजह से क्या हुआ कि जब हमने उस टाइम एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, तो आज एक हमारी कंट्री, एक टाइम होता था गाइज, हम ना फूड डेफिशिएंट कंट्री हुआ करते थे, लाइक हमारी कंट्री के पास अपने व्हीट नहीं होता था सबको इक्वली बांटने के लिए, बट देन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, देन हमने ये जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, इस वजह से कि एग्रीकल्चर पे हम फोकस करेंगे, उस वजह से क्या हो गया, हम एक एक्सपोर्टर भी बने, हमने काफी, एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारी कंट्री में सरप्लस हो गया था वीट का एंड बाकी चीजों का, तो हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते थे कुछ चीजें, राइट। सो ये कब वो किस वजह से हुआ, एक इंडिया जो हमने प्लानिंग करी थी फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस वजह से हुआ था, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है गाइस, वो है सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड, राइट। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, सेकंड 5 ईयर प्लान ने किस पे फोकस किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, राइट, इंडस्ट्रीज पे। अब इंडस्ट्रीज पे फोकस करा था ताकि हैवी इंडस्ट्रीज चीजें मैन्युफैक्चर करे एंड हम क्या बन पाए, सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, सेल्फ सफिशिएंट, राइट। अब सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए इंडस्ट्रीज का होना जरूरी था, और इंडस्ट्रीज का होना इसलिए भी जरूरी है, इंडस्ट्रीज से क्या बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि लोगों की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम होगी, लाइक सबको, लोगों को भी तो गाइस ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि सबको एग्रीकल्चर से ही इनकम मिल जाए, सबको ऑब्वियसली यार और भी फील्ड्स होने चाहिए, राइट, जहां हम अपनी इनकम, जहां लोग अपनी इनकम जनरेट कर पाए। तो इंडस्ट्रीज ने, जब हैवी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई प्लानिंग की वजह से, तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक नया सोर्स भी मिला। सो एक आउटकम ये भी था प्लानिंग का कि हैवी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी, राइट। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था, प्लानिंग इनहेंसेस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली गाइस जब हमने इतनी सारी हैवी इंडस्ट्रीज स्टार्ट करी, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, तो आज हमारी, मतलब इतने सालों से हम ध्यान दे रहे, राइट, 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए हुए, राइट। सो जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी, उस वजह से क्या है, आज हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी फास्ट है, बिकॉज वी डिड प्लानिंग फॉर हैवी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो, राइट। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंड रिफॉर्म्स टेक प्लेस थ्रू प्लानिंग, ठीक है, ये लेक नहीं होगा, टेक होगा, ओके, दिस इज मिस्टेक हो गया गलती से, लैंड रिफॉर्म्स। गाइस आपको पता है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें ना एक चीज ये भी थी कि लैंड रिफॉर्म्स करने। अब लैंड रिफॉर्म्स इसलिए क्योंकि पहले होता था जमींदारी सिस्टम वगैरह, जो लैंड लॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो जब बहुत ज्यादा जमीन थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सीलिंग लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी। सीलिंग लिमिट इंट्रोड्यूस करके क्या हुआ कि एक कोई पार्टिकुलर पर्सन एक लिमिट से ज्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकता। सो इस वजह से क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स आए, काफी ऐसे लॉज बना दिए गए जिससे सीलिंग लिमिट आई कि पार्टिकुलर पर्सन विल नॉट होल्ड द लैंड, मतलब आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर वो कोई भी बंदा लैंड होल्ड नहीं कर सकता था। तो वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू आए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए लॉ बने। तो लॉज ने क्या हुआ कि जो लैंड किसी लैंडलॉर्ड पे बहुत ज्यादा थी वो कहाँ बांट दी, पुअर में बांट दी, लोगों में, जो गरीब लोग थे उनमें बांट दी, राइट। तो लैंड रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस थ्रू प्लानिंग, ठीक है। और फिर प्लानिंग से क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो
कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुई वो भी इंक्रीज हुई। आपको पता ही है कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे 1947, जब हमने उन्हें भगा दिया था, ठीक है, हमने ही भगाया था ऑब्वियसली। सो मैन्युफैक्चरिंग जीरो थी इंडिया में। वी मतलब हम लोग सारी चीजें इंपोर्ट ही करते थे ज्यादातर। हम लोग रॉ मटेरियल्स बाहर भेजते थे, ब्रिटेन वगैरह में, दे यूज्ड टू सेल द फिनिश्ड गुड्स इनटू इंडिया, राइट। बट अब हमने सोचा था मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान ने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान भी दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। तो क्या हुआ था, उस वजह से प्लानिंग की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में थोड़ी इंक्रीज हुई। अब करंटली आप इवन इन 2022 गाइज, अब तो आपको बताओ मैन्युफैक्चरिंग की हालत ये है इंडिया में कि अब तो एप्पल की कंपनी भी है, एप्पल के फोन भी मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन भी अब इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बना रही है, राइट। अभी सैमसंग ने भी अपनी कंपनी शिफ्ट की थी रिसेंटली, राइट। सो ये देखो, ये होता है इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से कि हमें आज आउटकम ये मिल रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी ना SAM, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में अपने प्लांट्स खोल रही है और उस वजह से हम लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, चीजें सस्ती हो रही है। सपोज अगर हम कोई फोन लेते हैं एप्पल का, अगर वो ना कंट्री में ही मैन्युफैक्चर हो ना, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। बट व्हेन वी इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्री, हमें वो थोड़ा हायर कॉस्ट पे लेना पड़ता है। ये फायदा होता है अगर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए तो, ठीक है। बाकी फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सरकार को टैक्सेस जाते हैं, सरकार को टैक्स ऑब्वियसली जाएंगे गाइस अगर कंट्री में कुछ मैन्युफैक्चर होगा, राइट। सो बहुत फायदे हैं अगर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो प्लानिंग के थ्रू हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, राइट। और क्या है, जब हमने फर्स्ट प्लान, आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू वी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, राइट। आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए हमने डैम्स बनाए थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए थे। सो उस वजह से क्या हुआ गाइस कि इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, राइट। हम लोग कहाँ हमारी कंट्री में कहाँ फूड की कमी हुआ करती थी, राइट। कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज हम दूसरी कंट्री को, वीट। रिसेंटली पता गाइस हमने, जब अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था ना, तो हमने ना इजिप्ट को और अफ्रीकन कंट्रीज को ना काफी ज्यादा वीट एक्सपोर्ट करा था। दे बॉट वीट फ्रॉम अस। ये होता है गाइस, जब कंट्री में आप ना सेल्फ सफिशिएंट बन जाए किसी भी चीज में, यू बिकेम अ एक्सपोर्टर यार, ठीक है। सो प्लानिंग के थ्रू आप देख सकते हैं इतने सारे फायदे हमें मिले थे। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। आप इनमें से आपको कोई भी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आते तो 3 पॉइंट लिखना, 6 नंबर का आता तो 6 पॉइंट, यू कैन राइट 6 पॉइंट्स। ओके, अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एवेल्युएट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के गाइस कौन से बेनिफिट थे, राइट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता गाइस, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि एक टाइम हमारी कंट्री में ना बहुत ज्यादा एक्यूट फूड क्राइसिस आ गया था, जिस वजह से जैसे स्टेट्स लाइक बिहार और बाकी स्टेट्स को भी बड़ी परेशानी हुई कि उनके वहाँ फूड नहीं हो पाया। उनकी जो कैलोरीज इनटेक था पर पर्सन वो कम हो गया, बिकॉज फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब फूड की अवेलेबिलिटी करने के लिए क्या क्या चाहिए था हमें कि हमारे जो किसान है, फार्मर्स है, वो अच्छा प्रोड्यूस करे, राइट, चीजें। सो इसके लिए क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई थी, राइट। केमिकल्स का यूज स्टार्ट हुआ था, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ था, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन में यही हुआ था, राइट। और वो भी कुछ इंडिया के कुछ एरियाज स्पेसिफिक रीजन में ये चीजों का यूज ज्यादा हुआ था। इस वजह से क्या हुआ था, वहां जो फूड का जो आउटपुट था वो बढ़ गया था, लाइक व्हीट राइस ज्यादा उगने लग गया था, ठीक है। सो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इट डिड, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। तो गाइज हमारा सबसे पहले क्या इंक्रीज हो गया, फूड प्रोडक्शन। स्पेशली क्या हो गया था, व्हीट फॉलोड बाय फूड, हमारी फूड सिक्योरिटी अच्छी हो गई थी। अब जब व्हीट बढ़ा, व्हीट का स्पेशली प्रोड्यूस बढ़ा इंडिया में, तो सबके लिए सफिशिएंट हो गया हो, लाइक सब लोग अपना पेट भर पाए इंडिया में। स्पेशली जो पुअर सेक्शन था ना, उनके लिए ये जरूरी था ग्रीन रेवोल्यूशन। इस वजह से सबको व्हीट हम एक इनफ क्वांटिटी में दे पाए, राइट। इस वजह से आपको पता है आज तो हम व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं। ये किसका गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि हम इजिप्ट जैसी कंट्रीज को हम व्हीट एक्सपोर्ट करा भी हमने रिसेंटली। क्यों कर पाए पता, अगर हम 90s 70 में ना, 1970s के टाइम अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आती तो शायद आज हम व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम अभी तक एक डेफिशिएंट कंट्री होते, व्हीट डेफिशिएंट कंट्री। सो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या बढ़ी, फूड सिक्योरिटी बढ़ी। सेकंड था स्टेट्स लाइक पंजाब, यूपी एंड हरियाणा बिकेम एग्रीकल्चर प्रॉस्परस।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ रीजंस में ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा था। लाइक वहाँ ना ये बहुत ज्यादा यूज हुए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन की फैसिलिटीज, केमिकल्स, पेस्टिसाइड। तो उन रीजन में तो बहुत ज्यादा क्रॉप उगने लगी। कुछ रीजन में तो ये से इवन ओनली ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड ओनली 40% ऑफ इंडिया। अब लगा लो 40% जब कवर होता है यानी 60% रह गया था। 60% ऑब्वियसली कवर नहीं होता। जो 40% एरिया था ना वो मेजोरिटी कौन से स्टेट्स का था? यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। ये स्टेट ना काफी ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस हो गए थे बिकॉज यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि यही ये सब चीजें जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी, ये सब इन स्टेट्स में ज्यादा मिलती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्यादा फोकस इन स्टेट में किया था। इसलिए किया था क्योंकि ये स्टेट्स ना पहले से ही अच्छा वो करते थे, इनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और ये लोग एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया स्टेट्स थे। लाइक यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी इन चीज़ों की, तो गवर्नमेंट ने इन्हीं को ज़्यादा फैसिलिटी दी। और जब इनको हमने ज़्यादा फैसिलिटी दी तो इनका जो आउटपुट था वो डबल हो गया, डबल ट्रिपल हो गया। इस वजह से क्या हो गया, ओवरऑल इंडिया काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया इन स्पेशली रिगार्डिंग टू फूड सिक्योरिटी। ओके, अब जो हमारा गाइस थर्ड पॉइंट है, राइज ऑफ मिडिल सेक्शन पीजेंट्स। अब गाइस जो फूड से ग्रीन रेवोल्यूशन आया स्पेशली यूपी, पंजाब और हरियाणा के एरिया में, इसमें क्या हुआ कि जिन जिन फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा लैंड थी उसमें ना काफ़ी लोग काम करने लग गए थे। सो जो काम करते थे उनको ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट मिल गया इस वजह से। ठीक है, सो इस वजह से क्या हुआ, मिडिल सेक्शन जो पीजेंट हुआ करते थे, मिडिल क्लास, उन लोगों का राइज हुआ। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, the farmers with medium sized holdings benefited so much by the changes with the green revolution that they became politically influential। अब गाइस कई फार्मर्स ऐसे होते थे जिन पे अच्छी खासी लैंड होती थी। ठीक है, तो जब उनके पास अच्छी खासी लैंड होती थी तो उनकी प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होती थी, उस वजह से वो प्रोड्यूस वो बेचते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मार्केट में। सो उस वजह से क्या हुआ कि लोग उन्हें जानने लगे कि यार दे आर बिग, लाइक बिग पीपल, दे आर इन्फ्लुएंशियल, दे हैव इन्फ्लुएंस। तो उनको ऐसे में क्या हो गए, पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल हो गए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की एक ये भी बेनिफिट हुआ था। फिर जो नेक्स्ट था वो था पोलराइजेशन बिटवीन द क्लासेस एंड रीजन्स टुक प्लेस। अब पोलराइजेशन इसलिए हो गया लोग स्टेट्स, रीजन्स और क्लासेस के बीच कि कुछ स्टेट्स में तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ बट कुछ स्टेट्स में हुआ ही नहीं बिल्कुल, है ना। लाइक नॉर्थ में तो यूपी, पंजाब, हरियाणा में हुआ, साउथ में आपका आंध्र प्रदेश में हुआ, और काफी स्टेट तो बहुत सारे स्टेट तो रहेगा लाइक एमपी, छत्तीसगढ़। ये स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन उतना ज्यादा लार्ज बेसिस पे नहीं हो पाया, उसका इफेक्ट इतना नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या हो गया, लोगों के बीच पोलराइजेशन हो गया कि हाँ यार गवर्नमेंट इज डूइंग पार्शलिटी। लाइक किसी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा लोग, किसानों को फायदा हो रहा है, फार्मर्स को फायदा हो रहा है, लेकिन किसी स्टेट्स के फार्मर्स को बिल्कुल भी फायदा गवर्नमेंट ने नहीं पहुंचाया। इससे पोलराइजेशन भी बढ़ गया था रीजन्स के बीच। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोड्यूस कंडीशन फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स। अब लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन गाइस आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि जो लेफ्ट पार्टीज होती है, राइट पार्टी होती है। लेफ्ट पार्टी कौन सी होती है, जो पुअर डाउन टोडन की सेक्शन की तरफ देखती है। राइट पार्टीज कौन सी होती है, जो एक फ्री इकोनॉमी को देखती है कि फ्री मार्केट होना चाहिए। ठीक है, अच्छी इकोनॉमी, फ्री ओपन मार्केट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करती है। वो चाहती है कि बेसिकली एक मार्केट हो, फ्री मार्केट हो, जहाँ स्टेट का कंट्रोल कम हो। दैट इज राइट पार्टी जैसे सोचती है। बट लेफ्ट पार्टी क्या सोचती है कि किसी भी तरीके से जो डाउन टोडन सेक्शन से, पुअर सेक्शन से, उनका भला हो। सो जो क्या हुआ कि कुछ तो लैंड होल्डर जो अच्छे जमींदार थे, मतलब लाइक जिनके पास होल्डिंग्स बहुत ज्यादा थी, राइट, कुछ के पास होल्डिंग्स बहुत ज्यादा थी, लैंडलॉर्ड्स, इनके पास बहुत ज्यादा होल्डिंग थी। लेकिन जो पुअर लैंडलॉर्ड, जो पुअर पीजेंट थे, ठीक है, पुअर पीजेंट लाइक, ठीक है, पुअर पीजेंट थे, उनकी तो कोई सुनने वाला नहीं, उन पे तो जमीन ही नहीं थी। अब जब उनके पास जमीन नहीं थी तो उन्होंने क्या करा, जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पुअर लोगों की सोचती थी, पुअर फार्मर्स की सोचती थी, वो उनके वोट्स के लिए उनको इन्फ्लुएंस करा। ऐसी पार्टीज ने ऐसे फार्मर्स को, जो पुअर फार्मर्स थे, उनको इन्फ्लुएंस करा कि आपका अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको फ्यूचर में, हम पुअर फार्मर्स के लिए स्कीम्स लाएंगे एंड बेनिफिट्स उनको पहुंचाएंगे। सो क्या हुआ कि कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन पुअर पीजेंट्स को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो गई थी। राइट, ये भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन का आपका बेनिफिट था। ठीक है, अब जो आपका गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज describe briefly the composition and any 4 functions of the planning commission of India। अब गाइस ये पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन का कंपोजिशन बताना है, ठीक है, एंड क्या बताना है, कंपोजिशन बताना है,
एंड फंक्शंस बताने प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको गाइस बताया था प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 के टाइम पे आया था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की वजह से हमने 5 ईयर प्लान भी डेवलप हुए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो अब कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। कमी जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है, ठीक है। वो कौन ही अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट वो अपॉइंट करते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर है एंड प्लानिंग मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो प्लानिंग मिनिस्टर होता है वो किसका प्लानिंग कमीशन के पार्ट होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं। और इसका जो फोर्थ है कि जो कमीशन के पास कितने होते हैं, 4 to 7 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 या 7 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या करता है आपको पता है, प्लान करता है। अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, अब प्लानिंग कमीशन की कौन है, कौन आ गया उसकी जगह, नीति आयोग, आई टोल्ड यू, ठीक है। नीति आयोग अब करता है प्लानिंग, क्योंकि 2014 में नीति आयोग आ गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। अब जो गाइस 4 फंक्शंस है प्लानिंग कमीशन के, ये देख सकते हैं आप। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑगमेंटिंग देम। ये प्लानिंग कमीशन ये करता था कि कंट्री के देखता था कि कंट्री के पास कौन से मटेरियल्स अवेलेबल है, कैपिटल कितना अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, और उस वजह उसके अकॉर्डिंग क्या करता था कि उनको यूज करने के लिए कि इन रिसोर्सेज को, इस कैपिटल को और इस मटेरियल्स को हम कैसे यूज करके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट यही कहना चाह रहा, तो उस वजह से उस तरीके से वो प्लानिंग करता था। टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, एक ऐसा प्लान बनाना जिससे कंट्री के क्या जो वो है रिसोर्सेज है उनका मोस्ट इफेक्टिव यूज कर पाए, उनको एक बैलेंस तरीके से बना पाए, सो डैट कि पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनको इक्वली बेनिफिट हो पाए, ठीक है। इस तरीके से एक प्लान बनाना और रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना, ये काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का था, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन वाज टू प्रायोरिटाइज, टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज एंड डिफाइन स्टेजेस इन व्हिच द प्लान शुड बी कैरिड आउट। वही गाइस की प्रायोरिटीज डिफाइन करना कि पहले किसको ग्रो करना है, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, और अगर दोनों पे साथ फोकस करना है तो कैसे करना है, ये सारा कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। टू इंडिकेट द फैक्टर्स दैट रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब गाइस क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, लॉस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कैसे होता है, सपोज व्हेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हमने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर तो प्रॉस्पेरस हो गया बट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं पीछे रह गया, राइट। तो ये चीज़ें भी प्लानिंग कमीशन ने क्या करी, फाइंड करी कि हाँ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। क्योंकि गाइस खुद बताओ, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, राइट। तो ऐसे होता है। तो ऐसे फैक्टर्स को कौन फाइंड आउट करता है, प्लानिंग कमीशन। और अब कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन नो मोर एग्जिस्ट टुडे, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। चलो सो गाइस जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is compare the aims and achievements of the first and the second 5-year plan to conclude which of the two was a turning point in India's development। ये कहना चाह रहा है गाइस कि फर्स्ट एंड सेकंड 5-year प्लान के अचीवमेंट और एम्स क्या क्या थे, ठीक है, और कौन सा बेटर था। बेसिकली क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है। तो अगर हम गाइस इसका कंपैरिजन करें, सो ठीक है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो किस पे था, एग्रेरियन सेक्टर पे बेस्ड था। एग्रेरियन सेक्टर के लिए it did planning, right, and second 5-year plan did planning for heavy industries, right। पहला तो ये था कंपैरिजन में कि फर्स्ट 5-year प्लान ने मेनली क्या चाहते थे कि हम एग्रीकल्चर के आउटपुट को बूस्ट करें, बट जब एग्रीकल्चर का आउटपुट काफी ठीक ठाक बूस्ट हुआ 1956 तक, देन सेकंड 5-year प्लान में पीसी महलनोबिस एंड गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। पहला कंपैरिजन तो ये हो गया। अब जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसने क्या कहा, लैंड रिफॉर्म्स करे, ठीक है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स करना इसलिए जरूरी था ना कि कुछ लैंडलॉर्ड्स के पास तो बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी और पुअर पीजेंट्स के पास कोई लैंड ही नहीं थी। अगर लैंड ही नहीं होगी तो वो कुछ भी कहाँ से उगाएंगे, कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, कुछ भी व्हीट एंड राइस, राइट। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज लाए, लैंड रिफॉर्म्स करे, जिससे एक सीलिंग लिमिट लगा दी कि अ पार्टिकुलर पर्सन कैन नॉट होल्ड लैंड
अबव दिस लिमिट। सो इस वजह से क्या हुआ कि जिसके पास ज्यादा लैंड थी गवर्नमेंट ने उससे लैंड छीन के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया था। तो कुछ लैंड रिफॉर्म्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आए थे। वेयरएज सेकंड 5 ईयर प्लान ने क्या था कि सोशलिस्ट pattern of society with its goal, socialist pattern, like and the government imposed substantial tariffs on imports in order to protect industry. Suppose guys, India में I'm giving an example. Suppose यहाँ आप लोग एक अमूल का दूध का पैकेट लेते हो, राइट, 20 रुपीज का एग्जाम्पल है, 20 रुपीज का, एंड फॉरेन तो ये 20 का बिकेगा, लेकिन फॉरेन कंट्री एक यूएस से दूध का पैकेट आता है इंडिया में, दे आर सेलिंग इट फॉर, उनकी सपोज कंपनी है वाईजेड उनकी कंपनी का नाम है, दे आर सेलिंग इट फॉर 15 रुपी। तो इससे लॉस किसको होगा? ऑब्वियसली गाइस इंडियन फार्मर्स, जो इंडिया की मिल्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, जिनको मिल्क इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट, जो लोग दूध बेचते हैं उनको उस वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको नुकसान होगा क्योंकि उनका दूध को कोई खरीदेगा ही नहीं 20 रुपए का, आप सब 15 रुपए वाला दूध खरीदेंगे। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे में तो हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको बड़ा नुकसान होगा अगर हमने अपनी सोसाइटी को ओपन कर दिया। देन व्हाट दे डिड कि जो जैसे सपोज यूएस का दूध का पैकेट इंडिया में 15 रुपए का है, तो गवर्नमेंट ने कहा ओके यू आर सेलिंग इट फॉर 15, वी आर इम्पोजिंग 10 रुपी टैक्स एक्स्ट्रा फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। जब इस पर 10 रुपी टैक्स लग गया तो गाइस 15 + 10 कितना हो गया? अब ये 25 रुपए का बिकेगा मार्केट में। अब लोग किसे खरीदेंगे? ऑब्वियसली इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेंगे बिकॉज दैट इज चीप एंड दिस इज एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाया। इंडियन इंडस्ट्रीज को किससे बचाया? फॉरेन के एक्सप्लॉयटेशन से, कि कहीं फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में फ्लड कर जाएं और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो लोग एग्रीकल्चर से, मिल्क बेच के, प्रोड्यूस से जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता है, कहीं उसमें कमी ना हो जाए, लाइक उस वजह से कहीं फॉरेन कंपनीज प्रॉफिट ना ले जाए इंडिया से। इस वजह से दे डिड व्हाट दे डिड, दे इंपोर्ट सर्टेन टैरिफ्स, राइट। इससे क्या हुआ कि हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, मिल्क की या फिर और भी इंडस्ट्रीज थी, ऐसे ही गाइस जैसे ही अमूल का मैंने आपको एग्जांपल दिया दूध का, ऐसे ही किसी कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था उस टाइम। अब जो गाइस जो थर्ड था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्ड टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, आई टोल्ड यू ना, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, इवन 1951 में भी बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक एम बनाया था कि किसी भी तरीके से लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है हमने। ऑल्दो इट वॉज नॉट सक्सेसफुल टोटली, बट एटलीस्ट हमारा ये एम था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था कि हमें स्पीडी डेवलपमेंट करना था। फर्स्ट में तो ये था कि गरीबी से निकालो लोगों को, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए इंडिया की, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू इतनी ज़्यादा भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई थी। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के थ्रू क्या हुआ कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया और उसकी वजह से हमने सोचा कि हम लोग हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो जाएगी, राइट, इट विल इंक्रीज। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या हुआ कि वी वांटेड टू गेट पीपल आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, एंड इन सेकंड 5 ईयर प्लान वी एम्ड एट द स्पीडी डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, अब गाइज जब हम कंपेयर करें ना ओवरऑल, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेटर बिकॉज इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिया डेवलपमेंट। क्योंकि गाइज अगर इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करेगी तो ऐसे में लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी, लोग कैसे ज़्यादा अर्न करेंगे, कैसे उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो क्योंकि एग्रीकल्चर, हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड थी, बट हमें कुछ और ऑप्शंस भी चाहिए थे कि हम लोगों को कुछ और ऑप्शंस दे सो दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू दैट। ओके, सो सेकंड 5 ईयर प्लान ने थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके या और इंडस्ट्रीज में फोकस करके थोड़ा इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ाया था। ओके, अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर आउटकम्स ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब गाइस ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ना कौन सा मॉडल अपनाया था आफ्टर, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। तो गाइस आपको पता है व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, राइट, सो हमारे पास दो मॉडल थे। एक था कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक था यूएसएसआर, आप लोग पढ़ चुके सोवियत यूनियन। उनका मॉडल क्या था? सोशलिस्ट मॉडल। हम पे दो मॉडल्स के बीच चॉइस थी कि इन दोनों मॉडल्स में हम कौन सा अपनी कंट्री के लिए एक्सेप्ट करें सो डैट वी कैन ग्रो। बट इंडिया ने क्या किया? वी डिडंट चूज वन ऑफ देम, मतलब हमने कोई नहीं किया चूज ही नहीं किया, ठीक है, वी व्हाट वी डिड, वी ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। व्हेन वी ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें क्या हुआ कि हमने जो अच्छे एडवांटेज हमें कैपिटलिस्ट मॉडल में लगे वी टुक दूज, ओके, एंड जो हमें सोशलिस्ट मॉडल में लगे
वी टुक दूस फ्रॉम दैट मॉडल, ठीक है। तो हम हमारा बेसिकली मॉडल क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में क्या हुआ था, ठीक है, इंडिया फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ वर लीड, हमने गरीबों पे भी ध्यान दिया, जो पुअर पीपल थे उन पे भी ध्यान दिया, हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज स्टेट ओन्ड भी थी हमारी कंट्री में, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, धीरे धीरे एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1990 में, तो हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया अपनी कंट्री में, लाइक प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीली छोड़ा। सो इन दिस वे वी हैड अ मिक्स्ड मॉडल। कभी काफ़ी की इंडस्ट्रीज ओनली गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, लेकिन लेटर जब एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आए तो हमने काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी प्राइवेट सेक्टर को, किया यू कैन व्हाट वी कैन, आप लोग अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, राइट। सो हमारा ये था कि हमारी जो इंडिया का फ्यूचर था इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो रखा गया था, राइट। अब हमारा सेकंड था कि मिक्स्ड मॉडल में हमने क्या लगा, मेगा डैम्स, हमने भाखरा नागल प्रोजेक्ट आपको पता है ये बना था जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल बनाया, हीराकुंड डैम इरिगेशन के लिए बनाया, एंड पावर जनरेशन के लिए हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम किया, डैम्स ऑब्वियसली डैम से पावर जनरेशन होती है, राइट। सो जब हमने बड़े बड़े डैम्स बनाए तो उससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में भी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की, हमें ज़्यादा किसी दूसरी कंट्री से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये भी हुआ। और मिक्स्ड जो हमारा इकोनॉमी का मॉडल था, उससे क्या हुआ, हमने सबसे एक कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी, पहले अंग्रेजों के टाइम पे आपको पता है जमींदार होते थे, उनके नीचे पीजेंट्स काम करते थे, वो उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, लाइक है ना, बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, वो लगाते थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो जमींदारी का जो सिस्टम था ना, कॉलोनियल सिस्टम अंग्रेजों का, इसको ही हटा दिया। सो ये भी हमारा एक जो इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी था उसका एक आउटकम था, ओके, ठीक है। एंड नाउ वी आर ग्रोइंग, मतलब हमारी जो इकोनॉमी भी जो करंटली जो ग्रो कर रही है ना, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ये भी देखो, यही है ना, अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं अपनाते तो शायद आज हम इतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाते। अगर हम कैपिटलिस्ट मॉडल था जो यूएसए का कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, या फिर जो सोशलिस्ट मॉडल था यूएसएसआर का सोशलिस्ट, ठीक है, हमने कोई नहीं चूज किया, है ना। अगर हम चूज कर लेते तो शायद हमारी कंट्री इतनी ज्यादा अभी जितनी तेज तरीके से हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, शायद वो नहीं हो पाता अभी, राइट। सो हमने मिक्स मॉडल चुना था, थोड़े बहुत जो इसके अच्छे पॉइंट्स थे कैपिटलिस्ट मॉडल के वो हमने ले लिए थे, और जो सोशलिस्ट मॉडल के अच्छे पॉइंट्स थे वो हमने ले लिए थे अपने मॉडल में। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज which are the two models of development, which model of development was adopted by India। अब गाइस देखो, एक मॉडल था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जो यूरोप और यूएस में बहुत ज्यादा फेमस था, जो, और एक था सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर का था। मैंने आपको बोला था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, वी हैड टू ऑप्शंस कि हमें अपनी इकोनॉमी कैसे ग्रो करनी है, आइदर वी हैड टू चूज द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ द यूएसए और वी हैड द ऑप्शन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर। बट व्हेन, आपको पता है हमने टोटली एक मॉडल चूज नहीं किया था, राइट, वी चोज अ मिक्स्ड मॉडल, जो दोनों चीजों में अच्छी चीजें थी वो हमने ले ली, है ना, एंड वी मेड अ मिक्स्ड मॉडल, राइट, लाइक दैट। सो जब वो दो मॉडल थे तो आपको पता है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल कहाँ फेमस था, यूरोप में एंड यूएस में, एंड सोशलिस्ट मॉडल का था यूएसएसआर में, राइट। यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हो गया था, 1990s के टाइम, राइट, ये भी पता होना चाहिए। एंड तो हमने कौन सा किया था, हमने एक मिड वे, हमने एक बीच का रास्ता देखा था, ना हमें कैपिटलिज्म चाहिए टोटली, ना हमें सोशलिज्म चाहिए, राइट, वी टूक अ मिडिल पाथ, ओके, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कि हम ठीक है, हम दोनों चीज पे ध्यान देंगे, सोशलिज्म में हम स्टेट कंट्रोल भी रखेंगे कुछ चीजों पे, लेकिन हम काफी चीजों को फ्री भी छोड़ देंगे, लाइक प्राइवेट सेक्टर को ग्रो भी करने देंगे, वहां पे हम स्टेट कंट्रोल कम रखेंगे, राइट। तो दैट इज अ मिक्स्ड मॉडल। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट वाज बॉम्बे प्लान। गाइस जनरली बोला जाता है कि कोई अगर अच्छा जो रिच बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये चाहते हैं कि स्टेट का कंट्रोल कम हो, गवर्नमेंट कम कंट्रोल रखे प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली छोड़ दे। बट ऐसा ना एक बार इंडिया में केस नहीं था। ड्यूरिंग 1944 क्या हुआ कि अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर। अबे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कौन कौन थे, आपके बुक में नेम नहीं है बट मैं आपको नेम बताता हूँ। JRD टाटा है, जो टाटा के फाउंडर है, ठीक है। अब टाटा की गाड़ी आपने देखी होंगी, राइट। एक GD बिरला है, बिरला आपने सुना होगा, बिरला कंपनी। सो इन्होंने क्या थे, जो इनके फाउंडर थे बिरला कंपनी टाटा के, GD बिरला एंड JRD टाटा, ये लोगों ने एक प्रपोजल निकाला, ज्वाइंट प्रपोजल। उसमें इन्होंने कहा कि हमें ना कंट्री में एक प्लान्ड इकोनॉमी रखनी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी में
जिसमें गवर्नमेंट ना मेजर इनिशिएटिव ले, स्टेट मेजर इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट मेजर इनिशिएटिव ले इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी करे, राइट। सो इस प्लान को क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान बोलते हैं। ये बॉम्बे प्लान किन्होंने किसने दिया था, बॉम्बे प्लान दिया था जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, लाइक जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला। और ये चाहते थे कि इंडिया की जो इकोनॉमी हो 1944 के बाद वो क्या हो, एक प्लान्ड इकोनॉमी हो, है ना। और उसमें प्लान्ड इकोनॉमी में सबसे मेन रोल कौन प्ले करे, गवर्नमेंट प्ले करे। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो ये जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, उसके जो उनके जो मिनिस्टर्स थे, वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करे इन ए प्लान्ड इकोनॉमी। एक प्लान करे इकोनॉमी को, कि इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो करे। और बॉम्बे प्लान में जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये चाहते थे स्टेट ना मेजर इनिशिएटिव ले इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे। इसी वजह से ये सोचते थे कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगी तो तभी ग्रोथ इंश्योर हो पाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, देन ओनली ग्रोथ कैन बी इंश्योर्ड, राइट। और जहां पर भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, वहां पे ये खुद जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये रेडी थे उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये चाहते थे कि हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करेगी जहां पर भी एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस वजह से ये जब ये सब इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्हाट विल हैपन, कंट्री की ग्रोथ, इट विल गो अप, राइट। ओके, तो बॉम्बे प्लान यू कैन राइट, ठीक है, कि एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे गॉट टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी, राइट। इट वाज कॉल्ड बॉम्बे प्लान। वो प्लान्ड इकोनॉमी चाहते थे कि इकोनॉमी तो चले लेकिन एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले। ये बॉम्बे प्लान का मेन क्रक्स था, ओके। दे वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो फोटो के बैकग्राउंड में नहीं है, ये वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे, ओके। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच स्टेट वाज प्रोन टू फूड क्राइसिस इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस जब हमें ना इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ऐसा उस टाइम ना हमारा एग्रीकल्चर इतना बूम नहीं था। शुरू में हम एक फूड डेफिशिएंट कंट्री थे, लाइक हम सबको ना इक्वली फूड भी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, इतना कम फूड हम लोग प्रोड्यूस करते थे उस टाइम। तो उस वजह से क्या हुआ कि कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमाइन जैसी सिचुएशन आने लग गई, जहाँ फूड भी नहीं था। उसमें से कुछ एक स्टेट था बिहार, जहाँ ना बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। तो बिहार वॉज प्रोन टू फूड क्राइसिस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ। बिहार कौन सा स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है अपना, ये रहा, ठीक है। आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए कि बिहार का है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसमें क्या हुआ था कि स्टेट फेस्ड अ नियर फेमाइन सिचुएशन। यहाँ ना फूड शॉर्टेज हो गई थी, लोगों के पास फूड शॉर्टेज, लोगों के पास ना अपनी जो इनकम जो डेली कैलोरीज थी इनटेक की, वो भी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू टेक देयर कैलोरीज। सो क्योंकि फूड ही नहीं था तो कैलोरीज कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ बिहार में जैसे 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ के, वहाँ ना बहुत ज़्यादा ही फूड शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। मतलब जितना वो फूड पहले प्रोड्यूस करते थे ना, उसका आधे से भी ज़्यादा कम वो प्रोड्यूस करने लगे। अब जबकि पहले सपोज 100% किसी डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोड्यूस होता था वहाँ के, अब वो अचानक से 50% हो जाएगा। तो जब 50% हो जाएगा तो काफ़ी लोगों को क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली, राइट। तो ऐसा हो गया था वहाँ काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। इससे क्या हुआ कि जब फूड डेप्रीवेशन हो गया ना इस स्टेट में, तो यार ऑब्वियसली किसी को तुम खाना नहीं दोगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा उसे, विटामिन नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मेल न्यूट्रिशन फैल जाएगा, लोग क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, डेफिशिएंट हो जाएंगे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स के। तो ये भी हो गया था कि वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा क्या होता था, मेल न्यूट्रिशन हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा था वहाँ के छोटे बच्चों को, तो और ज़्यादा करा था। और एक ना गाइस गवर्नमेंट की थी जोनिंग पॉलिसी। अब गाइस जोनिंग पॉलिसी की वजह से भी ना बिहार में बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस आया था। क्योंकि क्या होता था कि गवर्नमेंट की जो जोनिंग पॉलिसी थी, इसके अकॉर्डिंग क्या रहता था कि प्रोहिबिशन था। जो फूड होता था ना, फूड दूसरे स्टेट से, जैसे उत्तर प्रदेश से बिहार में फूड जाना है, तो गवर्नमेंट ना जोनिंग कर देती थी कि नहीं, यू कैन नॉट सेंड फूड टू बिहार, यू कैन नॉट सेल फूड इन बिहार। तो ऐसी पॉलिसी उस टाइम रहती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार, ठीक है। अगर खुद सोचो, बिहार में जब कमी हो गई थी फूड की, बाकी स्टेट हेल्प कर सकते थे ना, बट गवर्नमेंट की जोनिंग पॉलिसी की वजह से फूड बाकी स्टेट से यहाँ जा ही नहीं पाता था। तब जा नहीं पाता था, ऑब्वियसली फूड जब पहुंच ही नहीं पाएगा बाकी स्टेट से गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, तो ऑब्वियसली वहाँ और ज़्यादा फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था बिहार में फूड शॉर्टेज का। दिस वाज आवर क्वेश्चन गाइस, ठीक है।
सो गाइज जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन विच ईयर। गाइज मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन का काम क्या है। प्लानिंग कमीशन का काम है कि प्लान करना कि इकोनॉमी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ना। प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया, सेकंड 5 ईयर प्लान दिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में किस पे ध्यान दिया था अभी बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ठीक है, तो कब आया था प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन व्हिच ईयर? इट वाज सेटअप इन 1950। ओके, तो आपका ए है आपका इसका आंसर। ओके, अब जो गाइस आपका जो नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? कौन थे गाइस? के एन राज, जेसी कुमारप्पा, सत्यजीत रे या फिर पीसी मेहलानोबिस? अब आपको पता होना चाहिए गाइस ये कौन है। अगर जो फोटो पहचान लेगा वो आंसर भी दे देगा। तो ये है पीसी मेहलानोबिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये इसके फाउंडर हैं और ये किस चीज के आर्किटेक्ट है? सेकंड 5 ईयर प्लान के। ठीक है, इन्होंने ये बड़े फेवर में थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो इन्होंने ही अपना आइडिया डाला था सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, जो गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? अब गाइस व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, अब व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें, गाइस व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए आई थी? दूध के लिए आई थी, राइट। आपको पता गाइस इसकी कहानी आपको मैं बताता हूँ। एक टाइम हमारी कंट्री मिल्क डेफिशिएंट कंट्री हुआ करती थी। हमारी कंट्री में मिल्क सबको नहीं मिल पाता था। मिल्क एक लग्जरी थी। लग्जरी क्यों थी पता? कुछ मिडिल मैन होते थे। ठीक है, मिडिल मैन होते थे, वो क्या करते थे कि लोगों से बड़े चीप रेट में मिल्क खरीदते थे। जो फार्मर्स थे वगैरह ना, फार्मर्स थे या जो मिल्क प्रोड्यूस करते थे, चीप रेट में मिल्क खरीदते थे और या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेट में मिल्क बेच देते थे। और जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेट में मिल्क बेचते थे ना, तो एक मिल्क जो एक नॉर्मल कॉमोडिटी जो सब डिजर्व करते हैं वर्ल्ड में, वो एक लग्जरी बन चुकी थी इंडिया में। तो केवल अमीर लोग ही मिल्क पीने लग गए या अपर मिडिल क्लास लोग। अब ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब जब किसी को मिल्क नहीं मिलेगा तो आपको पता है यार, विदाउट मिल्क कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। सो ऐसे बहुत ज्यादा केसेस होने लग गए इंडिया में। अब प्रॉब्लम ये थी गवर्नमेंट के सामने कि हम इंडिया को एक मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं इंडिया में। सो उसके लिए क्या आया? ऑपरेशन फ्लड आया था। ठीक है, अब ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स बनवाए, राइट। कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाए। उसमें क्या हुआ कि कई विलेजेस को जोड़ा, कि जो फार्मर्स थे जो मिल्क प्रोड्यूस करते थे उनको जोड़ा कोऑपरेटिव से। उससे क्या हुआ कि जो मिडिल मैन थे ना, इनको खत्म कर दिया। जब मिडिल मैन खत्म हो गया तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो मिल्क था ना, वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाने लग गया। अब जब कंज्यूमर पे जाने लग गया तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से क्या पता क्या हुआ? व्हाइट रेवोल्यूशन ने इवन केवल मिल्क की आउटपुट ही नहीं बढ़ाई, उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया। लोग ना मिल्क, दूध को बेचने के लिए एज ए एम्प्लॉयमेंट भी देखने लगे कि हाँ यार, वी कैन अर्न मनी इवन बाय सेलिंग द मिल्क, राइट। तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ गई थी जब लोगों को दिखा कि हम कोऑपरेटिव्स बना के हम दूध भी बेच सकते हैं। तो इंडिया में इस वजह से बहुत फायदा हुआ। एक तो मिल्क की आउटपुट बढ़ गई। आपको पता वर्ल्ड में पहले अमेरिका था जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का मतलब मिल्क प्रोड्यूस करता था। आज इंडिया इज ऑन द टॉप एंड इंडिया ना वर्ल्ड का 22% प्रोडक्शन करता है मिल्क का, 22% प्रोडक्शन, एंड वी आर #1। ओके, कौन है #1? अपना प्यारा कंट्री इंडिया। इतना ये था व्हाइट रेवोल्यूशन का इफेक्ट। आप लगाओ, व्हाइट रेवोल्यूशन से यही हुआ ना, लोगों ने कोऑपरेटिव्स बनाए। अब कोऑपरेटिव्स जब बनने लग गए तो लोग जुड़ने लग गए। अब जब लोग जुड़ने लगे कोऑपरेटिव्स से, वो अपना दूध बेचते थे डायरेक्ट कंज्यूमर को, ऐसे मिडिल मैन को नहीं बेचते थे, क्योंकि मिडिल मैन तो सस्ते में लेता था उनसे। जब मिडिल मैन को खत्म कर दिया तो डायरेक्ट कंज्यूमर को वो एक अच्छे रेट पे बेचने लग गए। अच्छे रेट पे बेचने लग गए तो उनकी इनकम अच्छी हो गई। अच्छी इनकम हो गई तो ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ी, राइट। सो और जो व्हाइट रेवोल्यूशन था ना इंडिया में, बेसिकली जो आपने अमूल सुना, अमूल भी एक कोऑपरेटिव हुआ करता था गुजरात में। ये जो है ना, ये पर्सन, इनका नाम क्या है? वर्गीस कुरियन। जो वर्गीस कुरियन थे, इनकी वजह से अमूल इतना फेमस है। जैसे अमूल गुजरात में फेमस हुआ कोऑपरेटिव, अमूल ने गुजरात में काफी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करा। ऐसे ही नंदनी आपको कर्नाटक में मिलेगा, जैसे अमूल का प्रोडक्ट वहां से आता है नंदनी। ऐसे ही पराग इधर उत्तर प्रदेश के एरिया में बड़ा फेमस है। सो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ना पहले गुजरात में बहुत अच्छा इसका डेमो दिया कि किस तरीके से मिल्क कोऑपरेटिव्स मिलकर काम कर सकते हैं। एंड देन जब मिल्क प्रोड्यूस करेंगे कैसे वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है साथ में, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी साथ में मिल्क भी चीप हो जाएगा सबको। और
ऐसा नहीं है कि एक लग्जरी आइटम रहेगा, मिल्क सबको मिलेगा इक्वली, राइट। जब मिल्क की आउटपुट हाई होगी तो ऑब्वियसली गाइज जब आउटपुट हाई होती है ना तो किसी चीज का प्राइस कम होता है, राइट। आउटपुट अगर लो है, मतलब कम ही प्रोड्यूस है, तो ऑब्वियसली वो चीज बहुत महंगी हो जाती है। सो व्हाइट रेवोल्यूशन के थ्रू मिल्क सफिशिएंट अमाउंट में हो गया था कंट्री में। और जो सबसे अच्छा एग्जांपल जिन्होंने मतलब कोऑपरेटिव्स बना के दिए थे अमूल जैसे, तो इसीलिए उनको क्या दिया जाता है, फाइट, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। किसे बोला जाता है, वर्गीस कुरियन को, ठीक है। ये एक बोर्ड होता था, लाइक हमारी डेयरी बोर्ड होता था कोई, उसके चेयरमैन भी थे उस टाइम। तो इन्होंने ही ये अमूल का जो आइडिया था ये उन्होंने पिच किया था, एंड कोऑपरेटिव्स का आइडिया पिच किया था कि हाँ मिल्क बेचने के लिए कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, इस तरीके से हमें यही एडवांटेज होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मिल्क आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आज हम इंडिया में, वर्ल्ड में हम 22% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया करती है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान केम इन विच ईयर। आपको गाइस पता ही है कि प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था, ये फोटो में लिखा भी है कब आया था, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ये उनके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान केम इन 1951। इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में 14% बजट का पार्ट था, मतलब बजट का 14% पार्ट हमने एग्रीकल्चर पे सोचा था कि हम एग्रीकल्चर पे लगाएंगे, 16% सोशल सर्विस पे लगेंगे बजट, 29% बजट हम किस पे लगेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे लगेंगे। तो ऐसा डिवाइडेड रहता था, 5 ईयर प्लान ऐसे डिवाइड कर देता था कि जो इंडियन गवर्नमेंट का बजट होगा वो हम किस सेक्टर में लगाएंगे, ओके। सो आपका डी इज योर आंसर। अब गाइस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप आईपीओ, क्या हमें रह गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसके लीडरशिप के अंदर था, पीसी महलनोबिस, राइट। इन्होंने क्या कहा था कि नेशनल इनकम को हम बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, पीसी महलनोबिस। हु इज पीसी महलनोबिस, ये रहे, ठीक है। अब गाइस जो हमारा सी, ओके। अब जो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे स्ट्रेस किया था, बताओ, एग्रीकल्चर पे, है ना। तो सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे करा था, कितनी बार बता चुका हूं ना, और एक और बार बता देता हूँ किस पे किया था। ये क्या है, ऑब्वियसली यहाँ कोल बर्न हो रहा है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, राइट। यहाँ पे कोल बर्न होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सर्विसेज वहाँ से प्रोवाइड करी जा रही है, लाइक या तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, राइट। ऐसे इसी तो फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर तो 2000 के बाद बूम हुआ है इंडिया में, एग्रेरियन, तो वो तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस में था। एजुकेशन सेक्टर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में एजुकेशन पे तो कुछ ज्यादा फोकस ही नहीं करा हमने, किस पे था, हैवी इंडस्ट्रीज पे था, ओके, ठीक है। जो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमिनियंस, एक बुक है, उसके ऑथर कौन है, ये इनका नाम क्या है। ये ना गांधीयन फॉलोअर थे, गांधी जी को बड़ा फॉलो करते थे, ठीक है, कि गांधी जी के आइडियाज को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। इन्होंने इवन बोला था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो किसने, इन्होंने एक बुक लिखी थी उस पर, डैट इज, इनका नेम क्या था, येसी कुमारप्पा, ठीक है। गांधीयन फॉलोअर थे बहुत ज्यादा। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड इज पॉपुलरली नोन एज, मैंने अभी आपको गाइस थोड़ी देर पहले व्हाइट रेवोल्यूशन की कहानी बताई, किस तरीके से ऑपरेशन फ्लड गवर्नमेंट ने चलाया, फिर वर्गीस कुरियन को क्यों फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स बनाए, फिर बाकी इंडिया के पार्ट में भी हमने मिल्क कोऑपरेटिव्स देखे, राइट। तो ऑपरेशन फ्लड को क्या बोला जाता है, ऑल व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू, मैं आपको बताया था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इवन इंडिपेंडेंस छोड़ो आप, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, उसमें क्या हुआ था कि यूएसएसआर और यूके ने किसे हरा दिया था, दे डिफीटेड जापान एंड जर्मनी, ठीक है। एलाइड और एक्सिस पावर के बीच ये वॉर हुआ था। तो जब 1945 में ये जीत गए थे यूएस एंड यूके,
क्योंकि यूएस ने क्या किया था, जापान में एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दिए थे, एटॉमिक बॉम्ब है ना, एटॉमिक बॉम्ब के नेम क्या थे, फैट मैन, लिटिल मैन, ठीक है। सो जब बॉम्ब फूट गए थे तो उसके बाद वर्ल्ड में दो, ये जीत गए वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद वर्ल्ड में दो पावर आई थी, दो सुपर पावर बोला जाता था, एक किसे बोलते थे, एक बोलते थे यूएस को, दिस इज यूएस, ठीक है, ये यूएस को सुपर पावर बोलते थे, एक सुपर, दूसरी सुपर पावर कौन थी, यूएसएसआर, ये जो रेड वाला एरिया नहीं है, ये पूरा यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री थी यूएसएसआर। तो दो सुपर पावर हुए, अब दोनों सुपर पावर चाहते थे कि एक दूसरे से, ये लोग थोड़ा, ये समझ लो थोड़ा जेलेसी सी थी कि नहीं सुपर पावर तो हम है। सो क्या हुआ कि यूएसएसआर ने एक मॉडल अपनाया, इकोनॉमिक मॉडल, और यूएसए ने भी एक मॉडल अपनाया। यूएसए का मॉडल का नाम क्या था, कैपिटलिस्ट मॉडल, जो यूरोप में भी बड़ा फेमस था, स्पेशली जो इधर का यूरोप नहीं है, दैट इज वेस्टर्न यूरोप, यहाँ भी फेमस था, ठीक है, यूएस एंड वेस्टर्न। लेकिन यूएसएसआर में कौन सा मॉडल फेमस था, सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। सोशलिस्ट मॉडल में बोला जाता था कि सारी की इंडस्ट्रीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, बट कैपिटलिस्ट मॉडल में ऐसे नहीं बोला जाता था। कैपिटलिस्ट मॉडल में बोला जाता था कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश होने दो, जो अपनी टैलेंट के हिसाब से ग्रो करेगा, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अपने टैलेंट के हिसाब से ग्रो करेगी, गवर्नमेंट कम से कम इंटरफेयर करेगी, कैपिटलिस्ट मॉडल में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सोशलिस्ट मॉडल में बोला जाता था कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कंट्री के या की इंडस्ट्रीज हैं, वो सब किसके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, राइट। तो सोशलिस्ट मॉडल कौन सा था, किस कंट्री का था, बताओ, पाकिस्तान का,